हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, यानी समीकरण पढ़ी थी, और फिर उसके बेस पे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आज हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। यानी एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, उसे ऊपर की ओर फेंका, ठीक है। और कहां तक गया वो? एक ऊंचाई तक, जो कि 10 मीटर की ऊंचाई। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड। आपको ये बताना है कि किस वेग से, या जो आपका प्रारंभिक वेग है, कौन, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मान आपको निकालना है, जिससे हमने वस्तु को ऊपर की ओर फेंका। यानी बेसिकली आपको कहा गया है कि आपको u की वैल्यू निकालनी है। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और जो आपका समय लगेगा इस वस्तु को ऊंचाई तक पहुंचने में, ये आपको बता। एक वस्तु ऊर्ध्वाधर रूप ऊपर की ओर फेंकी जाती है और 10 मीटर की ऊंचाई तक उठती है। गणना करें। पहला, वह वेग जिसके साथ वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया था। दूसरा, वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय। यानी क्या कहा गया है? एक वस्तु है, उसे आपने नीचे से ऊपर फेंका, ठीक है, तो ये वस्तु नीचे से गई ऊपर, एक ऊंचाई तक गई, और ये जो ऊंचाई है, ठीक है, ये कितनी है? 10 मीटर। यानी आपको f की वैल्यू दी गई है। इस केस में s, या आप h लिख सकते हैं, वो आपको दिया गया है। कितना दिया गया है आपको? 10 मीटर। अब ये ऊंचाई तक जाती है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में, यानी जो u है, जो आपका प्रारंभिक वेग है, वो आपको निकालना है। t की वैल्यू निकालनी। अब जब हम पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया था, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया। क्या समझाया था? जब भी हम किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते, आपने क्या किया? एक वस्तु को ऊपर फेंक, तो यहाँ पे जो g का मान होता है, g की वैल्यू वो नेगेटिव होती है। g की वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है? या हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वस्तु जो है गुरुत्वाकर्षण, या जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, या उसके विपरीत दिशा में जा, यही कारण है ये हमारा नेगेटिव होता है। वहीं जब भी वस्तु ऊपर से नीचे आती, तो ऊपर से नीचे क्यों आ रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के इन्फ्लुएंस में, उसके प्रभाव में वो नीचे आती। तो जब भी वस्तु नीचे आती है, ऊपर से नीचे आती है, तो जो g है, g का जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी +9.8 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में जो वस्तु है उसे नीचे से ऊपर फेंका, यानी जो g का मान होगा वो नेगेटिव में होगा। तो g की वैल्यू कितनी है आपकी? -9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया कि नेगेटिव क्यों लिया हमने? अगर आपको समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए। हमने g का मान नेगेटिव क्यों लिया है? क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में वस्तु जा रही है, इसलिए हम इसे नेगेटिव ले। ठीक है बच्चों।
सबसे पहले आपको u बताते। तो एक और इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम वस्तु को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर गया, एक हाइट तक, एक ऊंचाई तक पहुंचा, फिर नीचे आया। तो जब वो एक ऊंचाई तक पहुंचेगा तो उसका जो v की वैल्यू होगी वो 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। तो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ है? अगर आप किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? एक वेग दे रहे हैं, वेलोसिटी से दे रहे हैं। पर वो जब ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है तो आपका जो वेलोसिटी है, जो आपकी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसका जो वेग है वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है। और जब वो हाईएस्ट पॉइंट या उच्चतम बिंदु तक पहुंचेगा तो उसका जो v का मान है वो 0 हो जाता है। इसी तरीके से अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, ठीक है, तो जब वो ऊपर से नीचे गिरती है तो पहला उसका, जब वो ऊपर से नीचे गिरती है तो क्या होता है? आपका u 0 होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो उसका वेग होता है या प्रारंभिक वेग जो होता है वो 0 होता है। तो जब भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है फ्री फॉल में, मुक्त पतन में, तो u की वैल्यू 0 होती है। और जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो आपका v का मान 0 होता है। तो यहाँ पे भी आपका v का मान 0 होगा, क्योंकि आपने वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका। ठीक है बच्चों? अब हमसे सबसे पहले ये कहा गया है कि u की वैल्यू क्या हो। तो आपको जो हमने पिछले लेक्चर में इक्वेशन डिस्कस की थी, कुछ जो है आपकी समीकरण हमने डिस्कस की थी, कौन कौन सी थी? v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, s इक्वल्स टू s, या आप h भी लिख सकते हैं, आप चाहे s लिखे चाहे h लिखे, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जो है गति को देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे h ले सकते हैं, आप s भी ले सकते हैं, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर 2gs इक्वल्स टू v स्क्वायर, या 2gh इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये आपके समीकरण है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की। अब आपको क्या निकालना है? आपको u का मान निकालना है, ठीक है, u का मान निकालना है। आपके पास h है, g है, v है, ठीक है, h है, g है और आपके पास v है। आपको क्या करना है? u का मान निकालना। तो आप तीसरी इक्वेशन देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास आपको g की वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए और v की वैल्यू चाहिए। तो इससे आप u की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम तीसरे समीकरण का यूज करके, इसका उपयोग करके हम क्या करेंगे? जो आपका u है उसकी वैल्यू, ठीक। तो आपका समीकरण है या इक्वेशन है 2gh इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 g की वैल्यू क्या होगी? माइनस 9.8 इंटू h, या जो डिस्टेंस है, दूरी है, कितनी है? 10 मीटर की दूरी इसने तय की है, तो यहाँ पे आप 10 लिख देंगे, बराबर v की वैल्यू 0 है माइनस u स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो आपके पास u स्क्वायर बराबर 196 है, ठीक है। अब अगर हम बात करें u की वैल्यू की, तो वो आपका, आप क्या लेंगे? आप इसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 14।
यानी u की जो वैल्यू आई वो 14 मीटर प्रति सेकंड आई है। 14 मीटर प्रति सेकंड आपकी u की वैल्यू आई है, यानी जो प्रारंभिक वेग है वो आपका 14 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी आपको t का मान निकालना। क्या करना है आपको? t का मान निकालना है। ठीक है, इन्हीं इक्वेशन का यूज करके आप t का मान भी निकालेंगे। तो हमारे पास u की वैल्यू भी है, ठीक है, g भी है, v भी है। पहली इक्वेशन से आप t का मान आसानी से निकाल सकते। तो v की वैल्यू 0 है, u हमारा 14 आया है, g की वैल्यू 9.8 है माइनस में, और आपको t निकाल। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं, 14 इधर आ जाएगा आपका। तो t की वैल्यू आ गई 14 बाय 9.8। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 1.4 सेकेंड। तो आपका जो t की वैल्यू आई है 1.4 सेकेंड आ गई। तो ये आपका आपकी t की वैल्यू आ गई, यानी सेकेंड जो है पार्ट वो आपका सॉल्व हो गया, और u की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल। अब आप इसे नोट डाउन करेंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? तो अगर किसी बच्चे को इसका आंसर आता है तो हाथ खड़ा कीजिए। जीआईसी मंचूरी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम प्रिंस लखेड़ा। प्रिंस? यस मैम। ठीक है प्रिंस बेटा, तो आप ये बताइए कि मुक्त पतन यानी फ्री फॉल क्या होता है? मैम जब कोई वस्तु किसी ऊंची जगह से मैम पूर्ण स्वतंत्रता से गिरती है तो उसको मुक्त पतन कहते हैं। वेरी गुड। पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? आप अगर इसे नॉर्मल भाषा में बोले तो? यानी जब कोई वस्तु गिर रही है नीचे, आपने बिल्कुल सही कहा है कि पूर्ण स्वतंत्रता से गिरती है। पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? किस चीज का प्रभाव पड़ रहा है? मैम गुरुत्वाकर्षण बल का। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेल। सब बच्चे इनके लिए ताली बजाएंगे। प्लीज बेटा, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड। तो अगर हम बात करें फ्री फॉल की, ठीक है, आप बैठ जाइए। तो फ्री फॉल का अर्थ है जब भी कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी ऊंचाई से नीचे गिरता है और उसपे किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ एक ही प्रभाव पड़ता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। जब कोई भी वस्तु सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण नीचे गिरती है तो हम ये कहते हैं कि वो वस्तु मुक्त पतन पर है या फ्री फॉल। वेरी गुड बेटा। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अर्थ ग्रेविटी अट्रैक्ट्स ईच ऑब्जेक्ट
टू इट्स सेंटर, यानी जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। When an object is dropped from a certain height under the influence of gravitational force, it begins to fall to the surface of earth. अब क्या होता है, जब भी कोई भी वस्तु एक ऊंचाई से गिरती है तो उस पे सिर्फ एक प्रभाव पड़ता है। वो किसका प्रभाव पड़ता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का उस पे प्रभाव पड़ता है और वो पृथ्वी की सतह की तरफ गिरती है। Such an object movement is called free fall. ऐसे वस्तु की जो गति है उसे हम मुक्त पतन कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण प्रत्येक वस्तु को उसके केंद्र की ओर आकर्षित करता है। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वह पृथ्वी की सतह पर गिरने लगती है। इस तरह की वस्तु की गति को फ्री फॉल यानी मुक्त पतन कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपका अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? यानी आपसे ये पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती क्या है ये आपसे पूछा गया। तो जब भी कोई भी वस्तु पृथ्वी के ऊपर किसी ऊंचाई से नीचे गिरती है, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग होता है वो लगातार बढ़ता रहता है। अब ये जो वस्तु है ये ऊंचाई से गिरी है और किस पे गिरी है? पृथ्वी पे गिरी है। और किस में गिरी है? मुक्त पतन में, फ्री फॉल में, यानी इस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जिसके कारण ये पृथ्वी की तरफ गिरती। अब धीरे धीरे करके इसकी जो वेलोसिटी है यानी इसका जो वेग है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, त्वरण उत्पन्न होता है और इसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसको हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल g से इसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मान है वो हम कितना लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम g का मान लेते। When an object falls freely from a certain height towards the earth's surface, its velocity keeps changing. जब भी कोई भी वस्तु पृथ्वी पे गिरती है, एक ऊंचाई से गिरती है, तो इसका जो वेग है, इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। This velocity change produces acceleration in the object known as acceleration due to gravity and is denoted by g. और ये जो वेलोसिटी में बदलाव है, वेग में जो परिवर्तन आ रहा है, ये हमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, एक त्वरण उत्पन्न करता है। इस त्वरण को ही हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से एक निश्चित ऊंचाई से पृथ्वी की सतह की ओर गिरती है तो उसका वेग बदलता रहता है। यह वेग परिवर्तन वस्तु में त्वरण पैदा करता है, यानी वस्तु का जो त्वरण है उसमें क्या करता है? चेंजेस, परिवर्तन उत्पन्न करता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, इसे स्मॉल g से दर्शाया जाता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे उन टॉपिक से थे जो हमने अभी तक डिस्कस। अब हम बात करते हैं मास यानी द्रव्यमान। तो जब भी हम मास की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं, तो द्रव्यमान को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु में कितना मैटर है, ठीक है, उस पर कितना मैटर लगा है, ये उसका द्रव्यमान यानी मास कहलाता है।
बेसिकली ये जाड़त्व का माप होता है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है, माप होता है। ठीक है, यानी ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहती है, मोशन करती है तो वो मोशन में रहती है, यानी ये उसके जाड़त्व का, बेसिकली उसके जाड़त्व का माप हो। अब जितना ज्यादा आपका किसी भी वस्तु का द्रव्यमान होता है, मास होता है, उतना ज्यादा उस वस्तु की जाड़त्व होती है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम बात करें मास की, क्योंकि मास क्या है, किसी भी वस्तु में कितना मैटर है, कितना उस पर मैटर लगा है, ये क्या है, उसका मास है, उसका द्रव्यमान। तो यानी अगर आप कोई वस्तु ले, ठीक है, उसका कुछ द्रव्यमान है, कुछ मास है, उसी वस्तु को आप कहीं और लेके जाते हैं, जैसे कि आप अभी इक्वेटर पे या विषुवत रेखा के पास खड़े, ठीक है, तो जो मास है यानी जो मैटर है उस बॉडी का, उस वस्तु का, वो सेम रहेगा अगर आप उसे पोल पे या ध्रुव पे लेके जाए, जैसे नॉर्थ पोल पे लेके जाते हैं, उत्तरी ध्रुव पे लेके जाते हैं, या आप उसे पृथ्वी से बाहर लेके जाए, चंद्रमा में लेके जाए, जुपिटर पे लेके जाए, कहीं भी आप लेके जाते हैं तो जो द्रव्यमान होता है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, किसी भी बॉडी, कोई भी वस्तु में कितना मैटर है, ये उस वस्तु के मास को दर्शाता है। अब अगर हम बात करें इसके यूनिट की, तो इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी किलोग्राम होती, ठीक है। तो बेसिकली द्रव्यमान क्या है, किसी भी वस्तु पे कितना मास है, कितना मैटर लगता है, ठीक है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जाड़त्व के माप होता है। ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, यानी जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा उसका इनर्शिया यानी जाड़त्व, या आप ये कह सकते हैं जितना कम मास उतना कम उसका जाड़त्व होता है। जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना अधिक उसका जाड़त्व भी होगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। तो ये हमने बात की मास। मास क्या है, किसी भी वस्तु में कितना मैटर है, ठीक। अब हम बात करते हैं वेट। वेट यानी भार। भार बेसिकली एक फोर्स होता है, ठीक है, एक बल होता है जिसके साथ किसी भी वस्तु को जो है पृथ्वी अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, कोई भी चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो अगर हम वेट की बात करें, वेट में मास यानी द्रव्यमान तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपका जी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होता है, क्योंकि ये क्या है, वह बल है जिसके साथ पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक फोर्स है, एक बल। अब वेट की अगर हम बात करें तो वेट हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी ये क्या है, आकर्षण के कारण है। आपने कभी रिपल्शन नहीं देखा होगा, इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसकी जो वैल्यू होती है या इसका जो SI यूनिट है वो आपकी न्यूटन होती है, जो कि फोर्स की होती है, क्योंकि वेट या जो भार है वो एक तरीके का फोर्स ही है, बल ही। अब अगर हम इस बल की बात करें तो ये बल कैसा बल है, जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे जैसे कि आप खड़े या कोई भी वस्तु खड़ी। अब अगर हम इसके या ये जो व्यक्ति है, सपोज ये ए व्यक्ति है, और इसके अगर हम भार की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, तो क्या है, वह फोर्स जिससे पृथ्वी से अपनी तरफ आकर्षित करे। तो ये जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, वो नीचे की तरफ लगता है, पूर्वाधार नीचे की तरफ या वर्टिकली डाउनवर्ड ये हमेशा लगता है। और इसकी जैसे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, मान होता है, ठीक है, का जो है मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। इसी प्रकार से ही इसका भी परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, यानी यह भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है।
कैसी राशि है? सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी दिशा भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी हो। ठीक है, वेट, भार। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विच with which it is attracted towards the earth। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। यानी भार क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है जिससे कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होती है या आकर्षित होती है। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। इसका एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन है, जिसे आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपके फोर्स का भी मात्रक। द वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। अब अगर हम बात करें फोर्स की, फोर्स का फॉर्मूला जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ma होता है। यानी कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका मास m है, जिसका द्रव्यमान m है, इस पे एक बल लगाया, ठीक है, ये इस तरफ एक बल लगाया गया और बल के कारण ये आगे की तरफ चलने लगा, ठीक है, और इसका त्वरण कितना हुआ? a। तो इस वस्तु पे जो बल लगाया गया, फोर्स लगाया गया, वो है F इक्वल्स टू ma। ठीक है, ये आपका बल का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम जब वेट की बात करते हैं तो वेट भी क्या है? भार भी क्या है? एक बल है, फोर्स है, ठीक है। पर यहाँ पे जो एक्सेलरेशन या त्वरण उत्पन्न हो रहा है वस्तु पे, क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर है, जो वस्तु है वो पृथ्वी के ऊपर है, ठीक है, और पृथ्वी क्या कर रही है? वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है। तो उस वस्तु का मान लीजिए m है, तो उस पे जो त्वरण उत्पन्न होगा वो आपका g हो, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम कहते हैं। अब ये क्या होता है? फोर्स यानी भार। ये जो बल है वो कौन सा है? वेट यानी भार है। तो भार यानी वेट बराबर mg हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो g की वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है। इसका अर्थ है कि जो वेट है या भार है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर। यानी जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, उतना ज्यादा भार होगा। तो बच्चों, आई होप आपको ये वेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और साथ ही साथ हमने वेट और मास का टॉपिक डिस्कस किया। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका वेट का कॉन्सेप्ट है इसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।